तो हेलो एवरीवन। 2 फरवरी का यूनियन बजट हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू। और हम लोग अभी तक 4 सेशंस ले चुके हैं और ये हमारा इस आज के दिन का 5वां और अंतिम सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग फिर से 2 पेजेस डिस्कस करेंगे। पहला पेज ये है जिसमें न्यू इकोनॉमी की बात की जाएगी, है ना। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर मिशन, दैट इज़ ISM 2.0 की। ठीक है। तो चिप पुश के लिए, मतलब चिप्स को पुश करने के लिए यहाँ पर फोकस जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है सप्लाई चेन्स, आईपी एंड इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक है। देखो, यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो इंडिया का मोमेंटम है इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये मोमेंटम बना रहे, सस्टेन रहे, इसके लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर अनाउंस किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। ठीक है। टू प्रोड्यूस इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बनाने के लिए। ठीक है। और फुल स्टैक डिज़ाइन, फुल स्टैक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फोर्टिफाई द सप्लाई चेन्स। तो इन सब के लिए ISM 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है। ISM का सेकंड इटरेशन बताया गया है क्योंकि 2.0 है। इसमें बेसिकली इंडस्ट्री लेड रिसर्च, ठीक है, इंडस्ट्री द्वारा लीड किया जा रहेगा रिसर्च को। ट्रेनिंग सेंटर्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इन द कंट्री। ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और स्किल्ड वर्कफोर्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और रिसर्च यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट इटरेशन है इस फ्लैगशिप स्कीम का, दैट इज ISM 1.0 जो था, उसको 2021 के दिसंबर में लॉन्च किया गया था और दिसंबर 2021 में अनाउंस करके लॉन्च किया गया था। आउटले था $10 बिलियन का। ठीक है। इसमें जो फोकस था प्राइमरीली वो ये था कि जो सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन है, ठीक है, उसको सेटअप करने के लिए सब्सिडी देने की बात थी यहाँ पर। ठीक है। मतलब फैब्रिकेशन हो गया, जो मतलब जहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं, ठीक है, उसकी असेंबली टेस्टिंग उन सब के लिए, है ना, उस तरीके के प्लांट्स को सेटअप करने के लिए सब्सिडाइज करने का प्लान था वो 1.0 में। ठीक है। हालांकि यहाँ पर ISM 2.0 का कोई ओवरऑल आउटले जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन 2026-27 के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने IT मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किया है। ठीक है, फॉर द स्कीम सेकेंड फेज। अब ISM 2.0 की ज़रूरत क्यों है। देखो, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि ISM का जो फर्स्ट फेज था, उसमें सेंटर का जो फोकस था वो किसके ऊपर था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर। ठीक है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हम चिप्स मैन्युफैक्चर कर सके, जैसे कि फैब्रिकेशन प्लांट बनाना, है ना, जो कि टाटा ग्रुप ने बनाया है टू असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग प्लांट्स, जैसे कि बाय द लाइक्स ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी, टाटाज, CG पावर, केन्स सेमिकॉन, है ना। फिर इसके बाद इंटरनली द गवर्नमेंट वाज लुकिंग एट सपोर्टिंग द ब्रॉडर चिप इकोसिस्टम। तो मतलब एक तो ये हो गया, लेकिन अब अंदर सरकार ये सोच रही थी कि हम जो चिप इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सा और ब्रॉड करें, और उसमें कंसिडरिंग वेदर SOPs अवेलेबल फॉर चिप पैकेजिंग करेंटली एट 50% शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, कि ये जो चिप पैकेजिंग को लेकर 50% अवेलेबल है, SOPs अवेलेबल है, उसको थोड़ा सा और कम किया जाए। तो ISM 2.0 जो है वो अलाउ करता है सेंटर को कि वो अपना फोकस जो है उसको बढ़ाए बियॉन्ड फैब्रिकेशन यूनिट्स, कवरिंग सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, केमिकल्स, डिज़ाइन टूल्स, R&D एंड ट्रेनिंग एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो इन सब के ऊपर फोकस अब किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद ISM 1.0 की जर्नी की अगर हम बात करें तो पिछले साल यूनियन कैबिनेट ने जो है वो 4 नए सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट्स को क्लियरेंस दिया था, 2 उड़ीसा में और 1 पंजाब और 1 आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जिसका टोटल आउटले बताया गया था लगभग 4,600 करोड़ के आसपास। और इसी के साथ गवर्नमेंट जो है वो अब कुछ और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने की बात कर रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टोटल 10 चिप रिलेटेड फैक्ट्रीज रेंजिंग फ्रॉम फैब्रिकेशन प्लांट टू असेंबली एंड टेस्टिंग ऑपरेशंस। तो ये सारे काम किए जाएंगे और टोटल यहाँ पर अब 10 चिप रिलेटेड फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके नीचे जो आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंडिया के डेटा सेंटर का जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ठीक है, वो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें इसका इन्वेस्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। इसके बाद इंडिया की जो GPU सप्लाई एस्टिमेट्स है ना, वो भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ये बेसिकली AI के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर अगले आर्टिकल की बात करें कि चाइना के ऊपर रिलायंस या निर्भरता को कम करने के लिए और रेयर अर्थ को सपोर्ट करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने की बात हो रही है। ठीक है ना, आप देखो, और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी में कुछ एग्जाम्पन्स की बात की गई है। तो यहाँ पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर से लेकर कस्टम ड्यूटी के एग्जाम्पन्स तक बात की गई है। तो इसमें इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम है उसको पुश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह कहा गया है
कि डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इंडिया के कोस्टल स्टेट जैसे कि उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन 4 स्टेट्स का नाम याद रखिएगा जहाँ पर डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। और इसका एम ये है कि यहाँ पर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग के लिए जो भी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, मतलब नील कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो अनाउंसमेंट्स हैं ये बेसिकली माना जा रहा है कि जो सरकार का ब्रॉडर एफर्ट है टू सिक्योर द एंटायर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ठीक है, कि हमारी जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन है हम उसको पूरी तरीके से सिक्योर या सुरक्षित बनाना चाहते हैं, फ्रॉम डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग टू प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे ही कंट्रोल में हो पूरी की पूरी सप्लाई चेन, तो उसके लिए ये चीज़ की जा रही है। ठीक है, और अभी बेसिकली हमें पता है कि चाइना का ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की वैल्यू चेन में जो चाइना की डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पिछले साल अगर हम बात करें तो चाइना ने कुछ क्रिटिकल और हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर क्या लगा दिया था, कर्व कर दिया था, मतलब उसके एक्सपोर्ट के ऊपर, है ना, क्योंकि उसका अमेरिका के साथ जब ट्रेड टेंशन्स चल रहे थे, जब अमेरिका ने उसके ऊपर ट्रेड टैरिफ्स लगाने शुरू किए तो उसने ये कहा कि ठीक है आप टैरिफ लगा लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं या क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो सप्लाई बंद कर देंगे। ठीक है, हालांकि वो बाद में फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में कुछ बातचीत हुई तो ये जो कर्व्स हैं उनको थोड़ा सा कम किया गया, लेकिन ये प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोल्स की वजह से कई सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया वो अब अपनी सप्लाई और डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात है तो बजट पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि प्रपोजल टू एस्टेब्लिश द डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर इज इन लाइन विद द रिसेंटली अनाउंस्ड स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। हमने इसके बारे में पहले बात की है कि सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की स्कीम है उसी के तहत या उसी के इन लाइन ये जो डेडिकेटेड अर्थ कॉरिडोर्स हैं, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स, इनको बनाने की बात की गई है। ठीक है, फाइनेंशियल आउटले इसमें बताया गया है 7,280 करोड़ का। स्कीम का एम है वो 6,000 मीट्रिक टन्स ऑफ पर एनम ऑफ इंटीग्रेटेड आरईपीएम, आरईपीएम मतलब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो कि 5 बेनिफिशियरीज को अलॉट किया जाएगा थ्रू सेलेक्टिव बिडिंग। ठीक है, और हर बिडर को जो है वो 1200 मेगा टन पर एनम की कैपेसिटी अलॉट की जाएगी, मतलब उसके लिए एलिजिबल होगा वो। ठीक है, इसके बाद इसमें सेल लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात भी की गई है 6,450 करोड़ की ओवर 5 ईयर्स, अलॉन्ग विद अ कैपिटल सब्सिडी ऑफ रुपीज 750 करोड़ टू सेट अप इंटीग्रेटेड आरईपीएम यूनिट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड आरईपीएम यूनिट्स बनाई जाएंगी, उसके लिए 750 करोड़ की सब्सिडी की बात यहाँ पर की गई है। ये जो हाई स्ट्रेंथ के आरईपीएम्स हैं ये कई सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका यूज़ होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशंस, इन सब जगह। ठीक है, अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो इंडिया ने लगभग 53,000 मीट्रिक टन का जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है वो 2024-25 के दौरान इंपोर्ट किया, और इंडिया का जो कंजम्पशन है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का वो डबल होने की उम्मीद है 2030 तक, इसलिए बट इट करेंटली मीट्स इट डिमांड प्राइमरीली थ्रू इम्पोर्ट्स। लेकिन हमारा ज़्यादातर जो हमारी डिमांड पूरी होती है वो इम्पोर्ट से ही होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम खुद अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो हमारी डिमांड जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग के लिए गुड्स रिक्वायर्ड है उनमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट करने की बात की गई है। इससे भी फ़ायदा क्या होगा कि जो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी है जो बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज में है, नेसेंट मतलब होता है वैसे इसका लिटरल मीनिंग होता है नवजात, मतलब विच इज़ वेरी न्यू। ठीक है, उसको भी बूस्ट मिलेगा, और प्रोसेसिंग जो है वो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम में एक सबसे बड़ा बॉटलनेक है, मतलब सबसे बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज है या सबसे बड़ा एक इम्पेडिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इंडिया को हैविली अभी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ऑन रिफाइंड मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स। तो अगर हम खुद की अपनी प्रोसेसिंग यूनिट अगर इस्टेब्लिश कर पाए या अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी डेवलप कर पाए तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन को भी इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है, और इसमें टारगेट ये है कि हमारे 1200 क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स होने चाहिए FY 2031 तक, यानी कि 2030-31 तक का ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो ये वाले पेज में यही 2 आर्टिकल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, है ना। बाकी इसमें ये वाला आर्टिकल जो है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, वो जो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज में 15.5% का सेफ हार्बर नॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं वही यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो इसके बाद हम एक पेज और डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू सोशल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर 3-4 आर्टिकल्स हैं, 4-5 आर्टिकल्स हैं, इनको देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर लिखा गया है 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स एंड गर्ल्स हॉस्टल इन ईच डिस्ट्रिक्ट सून। ठीक है, देखो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो हैं इन द विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, ठीक है, ये बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिलाओं के लिए छात्रावास, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये एजुकेशन सेक्टर में जो मेन अनाउंसमेंट्स हैं उनमें से ये अनाउंसमेंट है। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन है वो पिछले साल लगभग 1.28 लाख करोड़ था, उसमें 8% का इंक्रीज होकर 1.39 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, और हायर एजुकेशन के लिए जो एलोकेशन है वो 5.5649 करोड़ बढ़ा है। ठीक है, टोटल एलोकेशन जो है वो लगभग 56,000 करोड़ के आसपास है हायर एजुकेशन का। और स्कूल एजुकेशन का जो टोटल एलोकेशन है वो 83,562 करोड़ है। यानी कि ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में एलोकेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि स्टेट्स जो है वो चैलेंज मोड में ये कह सकती हैं कि दे आर विलिंग टू गिव लैंड, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज कैन कम अप एंड सेटअप, एंड दिस विल ऑल्सो मीन पार्टनरिंग विद यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड टू गिव स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हेयर। ठीक है, यानी कि स्टेट जो है वो ये कह सकती हैं कि हम अपनी ज़मीन देना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके के कोर्सेज के साथ यहाँ पर आ सकती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकती हैं। और इसमें ये भी है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ भी पार्टनरिंग की जा सकती है, और जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको वही सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम इंडिया में दे सकें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका ये कहना है कि इस अनाउंसमेंट से ये फ़ायदा होगा कि रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज के लिए एक इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड होगा। हायर एजुकेशन में एक फ्रेश प्रोविज़न रखा गया है 200 करोड़ का फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम। ठीक है, स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टोटल एलोकेशन है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अटल टिंकरिंग लैब्स, एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। ठीक है, पीएम श्री का जो एलोकेशन है वो पिछले साल भी उतना ही था, इस साल भी उतना ही है, 7,500 करोड़ का। ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर दिया गया है, किस तरीके से है पूरा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ठीक है, और हेल्थ की बात करें तो फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और हेल्थ रिसर्च, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये डेटा आपको 2015-16 से अभी तक का दिया गया। तो ट्रेंड इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बाकी आपको बहुत ज़्यादा डेटा याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि नो मेंशन इन स्पीच बट 95,000 करोड़ टू वीबी जी राम जी। हालांकि वीबी जी राम जी का कोई बजट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, बट 95,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, दैट इज ग्रामीण, और वीबी जी राम जी स्कीम जो है, जो स्कीम रिप्लेस करेगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दैट इज एमजी नरेगा एस को। इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट के भाषण में कोई मेंशन या जिक्र नहीं था, बट इसको 95,692.31 करोड़ का एलोकेशन मिला है 2026-27 के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मनरेगा की स्कीम है उसको भी 30,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, अगले साल मतलब 1 अप्रैल से लेकर, क्योंकि जब तक ये स्कीम रिप्लेस नहीं होगी, है ना, वीबी जी राम जी जब तक नहीं आएगी तब तक पुरानी स्कीम चलती रहेगी, तो उसमें जो भी पैसा वगैरह है वो इसके थ्रू दिया जा सकता है। टेकन टुगेदर द एग्रीगेट एलोकेशन फॉर रूरल जॉब प्रोग्राम विल अमाउंट टू 125 मतलब 1,25,692 करोड़, मतलब टोटल इतना हो गया, क्योंकि 95,000 इसका है और 30,000 इसका है, तो टोटल मिला के इतना हो गया। ठीक है, हालांकि जो मनरेगा का एलोकेशन है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जो अभी फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होगा उसके लिए 88,000 करोड़ कर दिया गया है रिवाइज एस्टीमेट में। ठीक है, बजटरी एस्टीमेट जब था 2025-26 का तो उसमें 86,000 करोड़ था, उसको 2,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया है। पिछले साल अगर हम दिसंबर की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने वीबी जी राम जी एक्ट जो है वो पास किया, जो कि 2 दशक पुराना एमजी नरेगा 2005 का उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, वीबी राम जी स्कीम का एलोकेशन जो है वो वही है जो उसके बजट में मेंशन किया गया है। ठीक है, एमजी नरेगा में आपको पता है कि 100 दिन का पेड मतलब जो 100 रोजगार दिया जाता है उसमें पूरा का पूरा पैसा 100% जो है वो सेंटर पे करता है। ठीक है, वीबी जी राम जी जो है वो एक सेंट्रली, जैसे ये तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई क्योंकि 100% पैसा सेंटर दे रहा था, लेकिन वीबी जी राम जी जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जिसमें फंड्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किए जाएंगे। ऑर्डिनरी स्टेट्स के कंडीशन में 60-40 का रेशियो रहेगा, सेंटर 60%, स्टेट्स 40%। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स और यूटीज़ विद लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर शेयर जो है वो 90-10 का रहेगा, 90 सेंटर का और 10 स्टेट्स और यूटीज़ विद लेजिस्लेचर का। और जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर है वहाँ पर 100% शेयर जो है वो सेंटर का रहेगा। ठीक है,
अब ये जो वीबी जी राम जी है, एमजी नरेगा में तो 100 दिन के काम की बात थी, यहाँ पर 125 दिन के स्टेट्यूटरी वर्क की गारंटी है इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, लेकिन उसमें वो भी एक प्रोविजन है कि साल में 60 दिन जो है, जो पीक एग्रीकल्चर सीजन होगा उस समय काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एमजी नरेगा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 5 करोड़ फैमिलीज को जो है वो अनस्किल्ड वर्क मिला है 2025-26 में, 1 फरवरी तक का डेटा बताया गया है। ठीक है, इसके बाद रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसकी बाकी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जो एलोकेशन है उसमें कटौती की गई है। ठीक है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में जो बजट था वो इतना था बजट एस्टीमेट, लेकिन उसका रिवाइज एस्टीमेट काफ़ी कम कर दिया गया है और 2026-27 के लिए बजट एलोकेशन फिर से इतना ही रखा गया है, लगभग 55,000 करोड़ के आसपास। इसके बाद जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें भी रिवाइज स्टेज में काफ़ी कटौती हुई है। इसका मतलब यह है कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, पहले इसका जो बजट एस्टीमेट था वो 19,000 करोड़ का था, रिवाइज एस्टीमेट में 11,000 करोड़ कर दिया गया है और इस साल का जो मतलब फिर से बजट एस्टीमेट है वो 19,000 करोड़ का ही रखा गया है। इसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन जो है, इसका जो बजट एलोकेशन था वो बजट एस्टीमेट 19,000 करोड़ का था, रिवाइज करके 16,000 करोड़ किया गया है। ठीक है, और हालांकि अगले साल का बजट एस्टीमेट फिर से 19,200 करोड़ ही रखा गया है। इसके बाद नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन है, इसको 9,671 करोड़ में रखा गया है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि करंट ईयर के बजट एलोकेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो ये वाला आर्टिकल भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन का भी एक रिकमेंडेशन है कि जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आपको मतलब रूरल और लोकल बॉडीज़ के लिए भी उसमें कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं हालांकि इसको अलग से कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है कि जब ये थोड़ा सा मतलब जो बजट का खुमार जिसको कहते हैं ना ये पूरा हो जाएगा 1-2 दिन के बाद, तो हो सकता है कि एक्सप्लेन पेज में इसको लेकर डिटेल में आर्टिकल आएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में आएगा तो ठीक है ना, तो द हिंदू में आएगा तो भी ठीक है, मैं कहीं से भी आएगा कवर कर दूंगा पूरा फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, हालांकि उसकी मेन बात जो मैंने आपको बताई थी वो तो मैंने आपको आज मॉर्निंग के पहले सेशन में ही बता दी थी, है ना, जो एलोकेशन वगैरह चेंज हुआ है और जो उसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है वो, है ना। बाकी इसको डिटेल में देख लेंगे अगर ये आएगा, तो मैं भी इसको फिलहाल अलग से कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है 7.91 लाख करोड़ का ग्रांट फॉर लोकल बॉडीज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 2026-27 से 30-31 तक, जिसमें से 4.35 करोड़ जो है वो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए है इंक्लूडिंग ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और 3.56 लाख करोड़ जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, मतलब 7.91 लाख टोटल अर्बन बॉडीज़ के लिए है, जिसमें से 4.35 जो है वो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए है और ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है। ठीक है, अब ये जो कमीशन की रिपोर्ट है इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टेबल किया था लोकसभा में। सरकार ने इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को मान लिया है। इसमें रिकमेंड ये किया गया है कि जो रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए ग्रांट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, 2000 मतलब जो लास्ट फाइनेंस कमीशन था 2021 से 26 वाला, उसमें 2.37 लाख करोड़ था वो। ठीक है, रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, और उसमें से भी जुलाई 2025 तक 1.75 लाख करोड़ जो है वो रिलीज़ किया जा चुका है। जो 4.35 लाख करोड़ ग्रांट है उसमें से 3.48 लाख ग्रांट जो है वो बेसिक ग्रांट होगी, और कुछ उसमें से 43,000 के आसपास लोकल बॉडी की परफॉर्मेंस ग्रांट है, और 43,225-24 जो है वो स्टेट की परफॉर्मेंस ग्रांट है। ठीक है, वो आगे जब डिटेल में आएगा तब आप समझेंगे उसको डिटेल में। और इन ग्रांट्स में से 90% जो है वो ग्राम पंचायत को दी जाएगी और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को 10-10% दिया जाएगा। अमंग द स्टेट्स में से अगर हम बात करें तो ग्रांट्स जो है वो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्टेड रूरल पॉपुलेशन फॉर 2026 की 2026 में वहाँ की कितनी रूरल पॉपुलेशन होगी, स्टेट का कितना एरिया होगा, उसके हिसाब से ग्रांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। एयर वाइज एलोकेशन की अगर हम बात करें तो हर साल पैसा बराबर नहीं मिलेगा। रूरल लोकल बॉडी ग्रांट जो है 2026-27 में इतना मिलेगा, 27-28 में थोड़ा और ज़्यादा, 28-29 में और ज़्यादा। अब ये चीज़ें वही है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये पैसा इन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, मतलब हर साल बराबर नहीं मिलेगा, बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसके बाद लोकल बॉडी का जो ग्रांट्स है ये मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, जो कि एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस भी है, और सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस स्टिपुलेटेड, मतलब जो भी कंडीशंस हैं अगर उनको फुलफिल करते हैं तो साल में 2 बराबर किस्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंश्योर करना होगा
कि जो ग्रांट्स इन एड है वो उनके रिस्पेक्टिव लोकल बॉडीज़ को विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ देयर रिसीट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, कि जैसे ही उनको केंद्र सरकार से ये पैसा मिलता है उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो पैसा जो है रिस्पेक्टिव लोकल बॉडीज़ तक पहुंच जाए। ठीक है, अगर 10 दिन से ज़्यादा का उसमें टाइम लगता है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो फंड्स रिलीज कर रहे होंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेटेड एट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू मार्केट बोरोइंग्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी मार्केट बोरोइंग्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा वो इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा अगर 10 दिन से ज़्यादा वो पैसा ट्रांसफर करने में लगाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ग्रांट्स ओवर द ईयर की बात की गई है। ठीक है, कि आप टोटल यहाँ पर ग्रांट्स देख सकते हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ की ग्रांट है ये। ठीक है, 10 फाइनेंस कमीशन में इतनी थी, 11th में इतनी, 12th 13 14, तो लगातार ये जो ग्रांट है वो बढ़ रही है। ठीक है, चलो ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया। अब हमें शायद आई थिंक एक ही, अच्छा 2 आर्टिकल्स हैं अभी भी, एक ये वाला है दैट इज SC ट्राइबल और डिसेबिलिटी वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा बढ़ाया गया है। ठीक है, देखो जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं ट्राइबल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, इनके लिए जो की ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, जो मुख्य स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनमें बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 नई स्कीम्स को भी अनाउंस किया गया है। एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। ठीक है, मतलब जो दिव्यांगजन है उनके कौशल को बढ़ाने के लिए, मतलब स्किलिंग के लिए की गई है। और दूसरा है दिव्यांग सहारा योजना। ठीक है, ये है बेसिकली जो हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेज हैं उनकी एक्सेस उनको मिले। ठीक है, इसमें बेसिकली दोनों स्कीम्स के लिए 200 करोड़ और 100 करोड़ को यहाँ पर एलोकेट किया गया है ना, मतलब पहले वाली स्कीम के लिए 200, दूसरे के लिए 100। इसके बाद 2026-27 के यूनियन बजट में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया है 42% के आसपास, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एलोकेशन 20% बढ़ा है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली कंपैरिजन दिया गया है रिवाइज एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एलोकेशन इतना हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इतना हो गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, इसमें 23-24% के आसपास हाइक है, वो इतना पहुंच चुका है। और इसमें ज़्यादा पैसा जो है वो असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सनस फॉर परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड्स और अप्लायंसेज स्कीम्स इसके लिए रखा गया है। इसके बाद ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है उनके लिए एलोकेशन को बढ़ाया गया है। और साथ ही साथ एक और स्कीम है दैट इज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो 17 लाइन मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना, उनकी स्कीम्स के सेचुरेशन की बात की गई है। और ये इसलिए है ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं उनको हम दूर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए इसमें भी एलोकेशन बढ़ाया गया है। ठीक है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है इसमें 7,151 करोड़ से बढ़ा के मतलब इतना कर दिया गया है, पहले 4,900 करोड़ था रिवाइज एस्टिमेट के स्टेज पर। ठीक है, और इसमें बेसिकली नए स्कूल्स जो अप्रूव्ड स्कूल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन और जो नए हैं उनको भी प्रपोज किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसमें 500 करोड़ का एस्टीमेट था रिवाइज एस्टीमेट, इसको बढ़ा के अब 4 गुना बढ़ा के 2013 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम है इसके अंतर्गत 720 स्कूल्स को सेंक्शन किया गया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं भारत विस्तार टू शी मार्ट्स रूरल डेवलपमेंट गेट अ पुश। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, भारत विस्तार, विस्तार का मतलब है, ठीक है, इस सरकार की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है और वो है ये एक्रोनिम्स बनाने में बड़े माहिर है। ठीक है चलिए, भारत विस्तार, विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी बात की जा रही है, शी मार्ट्स की बात की जा रही है, और प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। ठीक है, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए लिए गए हैं। इस बार एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए सिर्फ इतना ही देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि मैं प्रपोज करती हूँ टू लॉन्च द भारत विस्तार अ मल्टीलिंगुअल AI टूल। ठीक है, ये है क्या, ध्यान रखो, भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल मतलब कई सारी भाषाओं में जो है वो एक AI टूल है जो कि एग्री स्टेक पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट होगा, ICAR के पैकेज के साथ इंटीग्रेट होगा ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद AI सिस्टम्स। इससे क्या होगा कि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर जो है वो बेटर डिसीजंस ले पाएंगे और रिस्क उनका कम होगा बाय प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके लिए भारत विस्तार के लिए 150 करोड़ जो है वो एलोकेट किए हैं अगले फाइनेंशियल मतलब वही 26-27 के लिए। ठीक है, इसमें अभी सोर्सेज के अनुसार ये कहा गया है कि भारत विस्तार जो है वो अभी मल्टीलिंगुअल ना होते हुए सिर्फ बाइलिंगुअल होगा, 2 भाषाओं में होगा, और बाद में धीमे धीमे जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि भारत विस्तार जो है वो कोलैबोरेशन विद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस,
AI स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स एंड AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनके साथ कोलेब्रेशन से इवॉल्व होगा। और साथ ही साथ ये जो नेशनल AI इकोसिस्टम है, इंक्लूडिंग इंडिया AI मिशन एंड भाषिनी, ठीक है, इनको भी इंक्लूड करेगा। द भारत विस्तार इज एन इंटरेक्टिव फार्मर फीडबैक फ्लोज बैक इनटू द गवर्नमेंट सिस्टम्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो फार्मर की फीडबैक है वो भी गवर्नमेंट के सिस्टम में वापस जाएगी, तो इससे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च प्रायोरिटाइजेशन जो है उसको भी हेल्प मिलेगी। इसके बाद कोकोनट प्रमोशन की बात की गई है। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड उसको प्रमोट करने के लिए नया इनिशिएटिव लिया गया है, और 26-27 के लिए इसमें 350 करोड़ को एलोकेट किया गया है, ठीक है। फार्म आउटपुट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और फार्मर्स की इनकम्स को इन्हेंस करने के लिए, यहाँ पर एक न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि हम हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट, सैंडलवुड, ठीक है, सैंडलवुड मतलब चंदन, कोकोआ एंड कैश्यू, हमारे कोस्टल स्टेट्स में इनके प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो अगार ट्रीज़ हैं, है ना, और जगह हिली रीजन्स में जो नट्स हैं जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स, इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जर्व करते हुए कि इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट्स का, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन हम हैं, ठीक है। अबाउट 30 बिलियन पीपल इंक्लूडिंग 10 मिलियन फार्मर जो हैं वो अपने लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए कोकोनट के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। इनकी कम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने के लिए कोकोनट प्रोडक्शन में ये कहा गया है कि कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है वो लाई जा रही है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्लेसिंग ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज, इंक्लूडिंग ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को जो है वो रिप्लेस किया जाएगा न्यू सैपलिंग्स, प्लांट्स और वेराइटीज इन मेजर कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इंडियन कैशू और कोकोआ के लिए भी डेडिकेटेड प्रोग्राम जो है वो प्रपोज किए गए हैं, ताकि देश जो है वो सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बन सके इन रॉ कैशू एंड कोकोआ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, इनहेंस एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, इससे हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़े और हम इन कैश क्रॉप्स को जो है वो प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बना सके 2030 तक, ठीक है। एज पार्ट ऑफ सपोर्ट फॉर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, इसमें यह भी अनाउंस किया गया है कि ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके फोकस्ड कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टू रीस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम, ठीक है, हमारे जो सैंडलवुड इकोसिस्टम है उसकी ग्लोरी को भी रिस्टोर करेगा राज्य सरकारों के साथ मिलके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक शी मार्ट्स भी अनाउंस किया गया है। शी मार्ट्स का मतलब है ये एक नया इनिशिएटिव है फॉर द वुमेन, रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, ठीक है। जैसे लखपति दीदी प्रोग्राम है उसकी सक्सेस के आधार पर या उसके सक्सेस के बाद ये प्रपोज किया गया है कि महिलाओं को हेल्प किया जाएगा टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्रेडिट लेड लाइवलीहुड्स टू बीइंग ओनर्स ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है, कि क्रेडिट लेड लाइवलीहुड मतलब उनको महिलाओं को आसानी से क्रेडिट वगैरह मिलता था, उससे उन्होंने अपनी आजीविकाएं चलाई, तो उससे अब आगे बढ़ के महिलाएं जो हैं वो अपने उद्यमों के खुद मालिक बने, ठीक है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर, शी का मतलब है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेनर मार्ट्स जो हैं वो कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स के रूप में उनको सेटअप किया जाएगा विद इन द क्लस्टर लेवल फेडरेशंस थ्रू इनहेंस्ड एंड इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इनहेंस्ड और इनोवेटिव फाइनेंसिंग इनको प्रोवाइड की जाएगी और ये खुद के एंटरप्रेनरशिप की ये ओनर बनेंगी, ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहा गया, दैट इज शी मार्ट्स। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी के साथ हमारे जो बजट की कहानी थी पूरी वो हमने एक ही दिन में कवर कर ली, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारा एक्सपीरियंस ये था कि मैं अगर पहले दिन कुछ चीज़ें छोड़ता था कि ये कह के कि इसको कल पूरा करेंगे या आने वाले दिनों में पूरा करेंगे, तो वो पूरा फिर नहीं हो पाता था, ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने सीख ली है। हालांकि वीडियोस के अगर मैं व्यूज़ देख रहा हूँ तो अभी आप लोग मतलब ना के बराबर लोग हैं जो देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको बजट कोई पढ़ाएगा नहीं और मैंने एक ही दिन में सारी चीज़ें आपके लिए इसलिए कवर कर दी हैं ताकि आप, ठीक है चलो एक दिन में सारे वीडियोज़ नहीं भी देख सकते हैं तो अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में सारे वीडियोज़ आप लोग देख लें, क्योंकि इसमें जितनी भी बातें हैं बजट से रिलेटेड, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैंने कवर कर दी हैं और मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए, तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। ये सारे आर्टिकल्स मैं अब देखता हूँ, आज नहीं तो कल तक मैं सारे आर्टिकल्स आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल्स, ये वाला पेज जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें बेसिकली एक आर्टिकल ये वाला है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसका जो विदेशों को मतलब अपने पड़ोसियों को जो शेयर मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा भूटान को शेयर मिला है, बांग्लादेश का शेयर यहाँ पर कम हुआ है, वो आप पढ़ लेना, इसमें से कुछ ऐसा खास नहीं है,
ठीक है। और ये एक्सप्लेन वाला पेज है, आफ्टर बिड्स टू बूस्ट कंजम्पशन फोकस बैक ऑन सप्लाई साइड। ठीक है, पहले बेसिकली फोकस रखा गया है कि हम अपने कंजम्पशन को बढ़ाएं, लेकिन अब यहाँ पर वापस से फोकस जो है वो सप्लाई के ऊपर है ना आ रहा है। तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं वही चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, आप इसको चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ये आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं आज हो पाएगा, नहीं तो कल तक मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो फिलहाल हम लोग आज के इस सेशन को और ये सेशंस की जो सीरीज़ थी पूरी, इस सीरीज़ को यहीं पर विश्राम देता हूँ, है ना। और कल से फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस से जो भी आर्टिकल्स रहेंगे उसको डेली बेसिस पर कवर करते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।